एक लंबे टाइम के बाद सीयूईटी से कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, लगभग 1000 बच्चों का जो री एग्जाम होने वाला है वो कल यानी कि 19 जुलाई को होने वाला है। 19 जुलाई के बाद जब ये रिटेस्ट हो जाएगा तब उसके बाद सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सीयूईटी एग्जाम 3 बार कंडक्ट हुआ। हालांकि ये डिक्लेयर हुआ था कि एक बार ही एग्जाम होगा, लेकिन दिल्ली सेंटर पे 15 मई को एग्जाम नहीं हो पाया तो 29 मई को एग्जाम हुआ। सिमिलरली 1000 स्टूडेंट्स जो हैं जिनका पेपर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ टाइम का इश्यूज था या लैंग्वेज का इश्यूज था, सबको काउंट करके देखा जाए तो लगभग 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जाम कल होने वाला है 19 जुलाई को। लेकिन अब सवाल ये है कि जब सीयूईटी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके बाद क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर रॉ स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन लिया जाएगा। जिन लोगों का री एग्जाम होने वाला है कल, अब उनके पढ़ाई में लगभग 2 महीने का गैप आ चुका होगा, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, तो क्या उसी परफॉर्मेंस के साथ वो एग्जाम दे पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। ऑफिशियल्स की तरफ से भी ऐसी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमारे मन में है, जो स्टूडेंट्स के मन में है, और थोड़ा जो एक्साइटमेंट्स है रिजल्ट्स का या कॉलेज एडमिशन का वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान होकर शायद और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो पसंदीदा नहीं है या फिर उस प्राइवेट की कॉलेज की तरफ भी मूव कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिले इन द रिजल्ट्स। तो ऐसे कुछ कॉमन सवाल हैं जो हमारे मन में है। वो पहले कॉमन सवाल हम डिस्कस करते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी उन पे कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए और कुछ प्लानिंग ऐसी हो जिससे प्रॉब्लम दोबारा फेस ना हो। तो एक बार नजर डालते हैं जो हमारे मन में कुछ कॉमन सवाल हैं। सबसे पहला सवाल जो होगा वो डिलेड इन रिजल्ट से कारण होगा या नॉर्मलाइजेशन होगा। जब एग्जाम एक ही स्लॉट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक ही पेपर जब डिफरेंट स्लॉट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, तो सभी को सेम बेस पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब फ्रूटफुल होता है जब डिफरेंट लॉट में स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और वो लॉट साइज होता है, जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। कल जो एग्जाम देने वाले हैं यानी 19 जुलाई को जो रिटेस्ट देने वाले हैं वो स्टूडेंट्स वो हैं जो लगभग 1000 के अकॉर्डिंग 1000 के लगभग होंगे। जो दिल्ली सेंटर पे एग्जाम हुआ था उनकी स्ट्रेंथ भी काउंटेबल ही है, जितनी ज़्यादा नहीं है कि उनके लिए आप नॉर्मलाइजेशन कराएं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। क्या रिजल्ट जो लेट आ रहा है उसका इम्पैक्ट होगा एडमिशन पे? यानी कि जब डिलेड एडमिशन होता है किसी यूनिवर्सिटी में तो पूरा साइकिल डिले हो जाता है। अगर उसको डिले नहीं करना चाहिए, नहीं होना है, तो उसके लिए फिर सिलेबस कम करना पड़ता है आपको उस पर्टिकुलर ईयर का। उस पर भी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि एडमिशन अगर डिले हो रहा है तो उस केस में इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कट ऑफ्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जनरली जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है और एडमिशन में डिले होता है तो कट ऑफ कम हो जाती हैं। उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि पेपर अगर डिफिकल्ट है तो लोगों के मार्क्स कम आएंगे तो कट ऑफ कम आएगी। और बहुत सारे कंपटीशन में ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा रिजल्ट्स का डिले वेट नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट होती है, उसके बाद सोचते हैं क्या पता कॉलेज मिले ना मिले, दूसरे कॉलेज में जो है वो भी सीट्स फिल हो जाएंगी, तो उसके चलते वो थोड़ा सा एक बैकअप ऑप्शन में जो है उसमें एडमिशन लेते हैं और रिजल्ट्स का जो है डिले का वेट नहीं करते हैं। तो कट ऑफ भी इस बार कम ही जाने वाली हैं। सेपरेट एग्जाम बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब एग्जाम में इतनी फ्लॉज आ रहे हैं, इतने इश्यूज आ रहे हैं, तो जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी वो नेक्स्ट ईयर से सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराए। अब सेपरेट एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या वो बिना फ्लॉ से कंडक्ट किया जा सकेगा, वो सब देखना बाकी है। लेकिन हाँ, ये र्यूमर कह सकते हैं या फिर कोई ऑफिशियल सोर्स से तो नहीं आया, लेकिन हाँ मार्केट में लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर से अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराए और सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन ना ले, ताकि जो है टाइमली अपना जो है एडमिशन प्रोसेस वो कंप्लीट किया जा सके। बोर्ड एग्जाम स्कोर विल बी यूज्ड, ये कुछ एजुकेटर्स का ही ओपिनियन है कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे जब एडमिशन लिया जाता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर डे पे स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हो गई है, कुछ फैमिली इशू हो गया है, तो वो एग्जाम अच्छा नहीं होगा।
जब एग्जाम अच्छा नहीं होगा तो क्या आपका पूरा साल खराब हो जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप साल में एक ही बार एडमिशन ले रहे हैं, एक ही बार एग्जाम ले रहे हैं, तो उस केस में मल्टीपल जो पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे एडमिशन लेना चाहिए। यानी कि आप 12th का जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होने से उसका वेटेज 0 हो जाता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का भी एक वेटेज के साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम जो है, बोर्ड जो है उसकी भी वेटेज रखनी चाहिए। यानी हम एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज रख सकते हैं, हम बोर्ड्स का वेटेज रख सकते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यूज हो सकते हैं कॉलेज के लिए, उस इंटरव्यूज का भी वेटेज रख सकते हैं। आप में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उनका वेटेज रख सकते हैं। अगर आपने स्कूल टाइम में कुछ ऐसा किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसका वेटेज रखा जा सकता है। आपका कोई रिटन एबिलिटी टेस्ट लिया जा सकता है ऐसे का। इस तरह से 4 या 5 पैरामीटर को मिला के अगर हम उसका एडमिशन लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक ही एग्जाम की वेटेज कम होगा। तो अगर किसी कारण से किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो बाकी पैरामीटर्स में अच्छा करके वो अच्छा ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपना ले सकता है। तो ये एक एग्जाम के भरोसे एडमिशन लेना काफी मुश्किल है, और जो टेस्ट टेकिंग बॉडीज हैं उन्हें बात सोचनी चाहिए। क्योंकि इसके अलावा जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे हम एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम कैट देखें या फिर और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नार्सी मोंजी, सिम्बायोसिस है, ये भी अपने एडमिशन प्रोसेस में कई सारे पैरामीटर को इंक्लूड करते हैं। इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, इनका एक ऐसे राइटिंग टेस्ट होता है, इनका माइक्रो प्रेजेंटेशंस होता है, इनके इंटरव्यूज होते हैं। इन सबको मिला के जो है आपका एडमिशन दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि उसका एंट्रेंस एग्जाम अच्छा ना हो, लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसमें वो काफी अच्छा हो सकता है, और डेफिनेटली उनसे वहां एडवांटेज मिलना चाहिए, और इस तरह से उसको वहां पे एडमिशन मिलना चाहिए। इंटरव्यू हम ले सकते हैं एडमिशन के लिए, ये हमने बोल ही दिया अभी। कंपलसरी जनरल टेस्ट, ये भी एक बहुत ही डाउटफुल केस है, जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा कहती हैं, जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, कि मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जिसके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबसे ज्यादा होती हैं, मैक्सिमम कोर्सेज में उसमें जनरल टेस्ट ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, और दूसरी तरफ ये एडवाइस किया जाता है कि एनटीए के द्वारा ही कि आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए। अब जनरल टेस्ट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया। जीके बहुत वास्ट है। अब स्टूडेंट के पास लगभग 40 दिन का समय मिलता है, जिसमें उसे डोमेन सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने होते हैं और जनरल टेस्ट की भी पढ़ाई करनी होती है, विच इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर 12th स्टूडेंट्स। तो उसका जो एक प्रेशर है उसे कम करने के लिए या तो जनरल टेस्ट को खत्म कर दिया जाए, या डोमेन सब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया जाए और 12th की वेटेज ही यूज किया जाए। यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट्स की आपकी नॉलेज है वो टेस्ट की जाए 12th के रिजल्ट के द्वारा, और एक सेपरेट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा जाए, जिसमें आपका रीजनिंग हो सकता है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो सकता है, जिसमें लैंग्वेज हो सकता है, आपकी जनरल नॉलेज चेक की जा सकती है, वो कंडक्ट कराया जाए। उसके बाद इंटरव्यू कराया जाए, और तीनों का जो स्कोर है वो कंबाइन करके आपको एडमिशन दिया जाए, ताकि आपके डोमेन की नॉलेज भी चेक हो जाएगी, आपकी इंटरव्यू स्किल्स भी टेस्ट हो जाएंगी, और आपकी एप्टीट्यूड कैसा है वो भी आपका चेक हो जाएगा। तो ये जो पैरामीटर हैं, इन पे कुछ डेफिनेटली कंसिडर किया जाना चाहिए, और जो जनरल टेस्ट का कंफ्यूजन है उसको भी बहुत जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। 3 और 4 ईयर डिग्री, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन है अभी कि उन्हें 3 ईयर डिग्री के लिए ऑप्ट करना चाहिए या 4th ईयर के लिए करना चाहिए। क्या वो एडमिशन लेने के बाद डिसाइड करते हैं, या एडमिशन लेने से पहले ही 2 सेपरेट बैच होंगे 3 ईयर डिग्री के लिए या 4 ईयर डिग्री के लिए? तो ये अभी तक कंफ्यूजन है। इस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। कुछ प्राइवेट कॉलेज सेपरेट बैच बनाते हैं, अगर आपको 3 ईयर प्रोग्राम करना है तो ये पर्टिकुलर बैच रहेगा, और 4 ईयर करना है तो ये पर्टिकुलर बैच रहेगा। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने अभी कॉमन बैच बनाया है, और 3rd ईयर के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 4 ईयर के लिए जाना है, यानी कि डिग्री विद रिसर्च चाहिए, या 3 ईयर के बाद सिर्फ डिग्री चाहिए। अगर 1 ईयर के लिए आप ऑप्ट करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर के बाद डिप्लोमा मिलेगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। तो यूनिवर्सिटी को खुल के इनके बेनिफिट्स बताने चाहिए, इनके प्रॉस एंड कॉन्स बताने चाहिए। ये जो पैरामीटर है, ये यूनिवर्सिटी जो फॉरेन में होती हैं उनके बेसिस पे हमको लाया गया है, पर यूनिवर्सिटी जो फॉरेन में होती हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, स्टूडेंट्स अलग होते हैं, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती हैं वो अलग होती हैं, उनके जो जॉब प्रोस्पेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं। उनको एज इट इज यहाँ अप्लाई करना क्या अभी सूटेबल है, और सूटेबल है तो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो तो एटलीस्ट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि उन चीजों को डायरेक्टली हम यहाँ अप्लाई कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ चेंज करने की जरूरत है। जहाँ अभी भी पढ़ाई जो होती है हमारी वो थ्योरेटिकल बेसिस पे होती है, लेकिन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में होती है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे होती है। क्या प्रैक्टिकल नॉलेज को यहाँ अप्लाई करना चाहिए बहुत ज्यादा लेवल पे, थ्योरी को कम करना चाहिए, स्किल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स
आज भी डिग्री लेने के बाद अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कंपनीज से पूछें तो उन्हें बहुत सारे स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है। उसका मेन रीजन यही है कि इंडस्ट्री में जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज वो स्किल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं अपनी एजुकेशन में, और वो गैप जो है वो बरकरार रह जाता है, इसीलिए वो एम्प्लॉयड नहीं हो पाते हैं। ये केस करंट सिनेरियो में IITs तक में देखने को मिला है। हालांकि जॉब में भी कुछ कमी आई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्किल एजुकेशन पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये गैप को जो है वो कम किया जा सकेगा और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाया जा सकेगा। तो थ्योरेटिकल नॉलेज की तरह, यानी पुराना जो सिलेबस है उसे चेंज किया जाए, करिकुलम को चेंज किया जाए, अपडेट किया जाए, और जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें हैं उन्हें लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो 4 साल का है, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है 4 साल के बाद वो आउटडेटेड हो जाता है। तो ऐसी जो करंट सिनेरियो में चीजें आ रही हैं, जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, जो स्किल्स आ रही हैं, उन्हें रेगुलरली पढ़ाया जाए। पुराने सिलेबस पर पढ़ाएंगे, जब तक बच्चा पास आउट होता है, स्टूडेंट पास आउट होता है, वो सारी स्किल्स ही आउटडेटेड हो जाती हैं, तो वहां पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली करंट जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसमें अपडेशन जरूरी है। सिलेबस में, करिकुलम में जो है स्किल्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट बनाया जा सके। और स्टूडेंट्स विल प्रेफर प्राइवेट कॉलेजेस। ये भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि गवर्नमेंट का जो करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, वो आउटडेटेड होता है, वो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खरा नहीं बैठता है। तो डेफिनेटली सस्ता पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज, और प्लेसमेंट ठीक ठाक होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देना होगा। प्राइवेट कॉलेज अदरवाइज जो है वो आउट परफॉर्म कर जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज से, और रिजल्ट में डिले के कारण भी ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर रहे हैं। जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, वहाँ प्राइवेट कॉलेज के बैचेस शुरू हो चुके हैं, सीट्स फिल हो चुकी हैं, और वहाँ पे पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। तो रिजल्ट्स में जो डिले हो रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं मेंटल और इमोशनल वे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। ये प्रॉब्लम जब से CUET शुरू हुआ है तब से देखी गई है। 2022 में जब पहली बार CUET आया था तो हमारा नवंबर में एडमिशन हुआ था, यानी नवंबर में कॉलेज शुरू हुए थे। 2023 में हालांकि 16 अगस्त से कॉलेज शुरू हो गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, लेकिन बहुत सारे फ्लॉज तब भी बरकरार रहे। इवन दो पेपर पेन बेस्ड पे इस बार पेपर कराया गया ताकि प्रॉब्लम ना आए, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे इंडिया लेवल पे एक पेपर कराना एक टाइम पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ अगर उसको ब्रेक किया जाए, यानी कि डिफरेंट पैरामीटर्स में किया जाए, तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यही प्रॉब्लम नीट में भी देखने को मिली है, पेपर लीक के इश्यूज भी सामने आए हैं। हालांकि CUET में हम ये नहीं कह सकते कि स्कैम है या पेपर लीक है या फ्रॉड है, ये सब नहीं है। इट इज जस्ट मिसमैनेजमेंट। हमारे स्टाफ की प्रॉब्लम है, स्किल्ड मैन पावर की, इंफॉर्मेशन की, या मेरा पर्सनली मानना है द एग्जाम हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट इन वन स्लॉट और इन अ वेरी प्रॉपर वे। भाई आप 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम ले रहे हैं, इसके बाद जनरल टेस्ट का भी ऑप्शनल रख रहे हैं, इसके बाद मतलब 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, तो ये इतना सारा कॉम्प्लिकेशन ना रखें। एक स्टूडेंट इतने सारे लैंग्वेज में दे सकता है, तो इतने सारे पेपर बनाना कराना, डिफरेंट टेरेंट्स एंड टेरिटरीज, यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस अलग अलग हैं, ये सब बहुत सारे मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। इसी से बचने के लिए जो है डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करना चाहिए किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, ताकि एक ही बेसिस पे एडमिशन ना हो और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प मिल सके। एक ही एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो वो ऐसे राइटिंग में, इंटरव्यू में, एप्टीट्यूड में अच्छा, जो भी उसकी स्किल है उसके बेसिस पे वो अच्छा परफॉर्म करके ओवरऑल स्कोर को अच्छा बना सके और एडमिशन ले सके। फ्यूचर में यही रिक्वायरमेंट होगी, मल्टी टैलेंटेड पर्सनल, मल्टी स्किल्ड पर्सनल की रिक्वायरमेंट होगी। सिर्फ एक ही चीज़ में आप अच्छे हैं तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, एजुकेटर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, और विश यू गुड लक एंड होप फॉर द बेस्ट, एंड wish you good luck for CUET result which will be conducted very soon, and best of luck to everyone, to all the students who are going to appear for the CUET exam tomorrow. Thank you.